चलो बच्चों, तो आज का अपना टॉपिक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखो बेटा, नाम से समझ में आ रहा है। मोनो, मोनो मतलब वन। तो अगर किसी जेनेटिक क्रॉस के अंदर अपन एक समय पर एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस की स्टडी करें तो उसे बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब कि अगर मैं ये देखूं कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर एक कैरेक्टर किस तरह से इनहेरिट हुआ, किस तरह से उसका ट्रांसफर हुआ, उसी को बोला जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डेफिनेशन क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस of one character at a time in a genetic cross। in a genetic cross। अच्छा, अब एक चीज बताओ, एक कैरेक्टर के क्या दो ट्रेट्स होते हैं? तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट्स एट अ टाइम इन अ जेनेटिक क्रॉस। ठीक है। और हमें पता है ये दोनों ट्रेट आपस में पेयर में होते हैं। मतलब ये भी लिखा जा सकता है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ ट्रेट्स एट अ टाइम इन अ जेनेटिक क्रॉस। तो ये तीनों चीजें सही हैं। ठीक है। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझने के लिए अपन एक कैरेक्टर लेते हैं, हाइट। हमें पता है हाइट के दो ट्रेट्स होते हैं, एक टॉल हाइट होती है, एक ड्वार्फ हाइट होती है। ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक प्योर टॉल फीमेल प्लांट का क्रॉस करा रहा हूं एक प्योर ड्वार्फ मेल प्लांट के साथ। प्योर ड्वार्फ मेल प्लांट के साथ। बेटा हमेशा याद रखना, जब भी आप मेंडेलियन क्रॉस कराते हो ना, तो पेरेंट्स को हमेशा प्योर लिया जाता है। अच्छा, प्योर का मतलब क्या होता है? होमोजाइगस कंडीशन की हेटेरोजाइगस। लास्ट क्लास में बात करी थी। प्योर का मतलब होता है होमोजाइगस कंडीशन। और टॉलनेस को दिखाने के लिए अपन कैपिटल टी यूज करते हैं। तो यहाँ पे जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल टी, और प्योर डार्क के लिए जीनोटाइप हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है। इनका क्रॉस कराया अपन ने। अब क्रॉस को आगे बढ़ाने के लिए बनाने पड़ेंगे गैमीट। ठीक है। चलो गैमीट बनाते हैं। अपन को पता है गैमीट के अंदर एक जीन का एक ही एलील जाता है ना? तो कैपिटल टी में से कोई भी एक कैपिटल टी चला जाएगा तो ये हो गया कैपिटल टी। और स्मॉल टी में से कोई भी एक स्मॉल टी चला जाएगा तो ये हो गया स्मॉल टी। ठीक है। अब दोनों गैमीट का फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होगा, हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा, कैपिटल टी स्मॉल टी बने सारे के सारे प्लांट्स कैसे है? कैपिटल टी स्मॉल टी। और देखा गया कि सारे के सारे प्लांट्स टॉल प्लांट्स हैं। ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन थी जिसको अपन बोलते हैं F1 जनरेशन, F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे प्लांट्स टॉल थे। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि क्या जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है स्मॉल टी के ऊपर? भाई कैपिटल टी की चल रही है, वो डोमिनेंट है, तभी तो स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। प्लांट डॉर्फ नहीं आ रहा, प्लांट सिर्फ टॉल आ रहा है। तो मैं यहाँ पे बोल दूं कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। इसी से बनता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, देख करके ये बताओ, ये जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन के जो प्लांट हैं, जो प्रोजेनी है, वो दोनों में से दोनों पेरेंट को रिजेंबल कर रहे हैं, एक पेरेंट को रिजेंबल कर रहे हैं, या किसी पेरेंट को रिजेंबल नहीं कर रहे हैं? हाँ, वो एक पेरेंट को रिजेंबल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग होते हैं वो कितने पेरेंट को रिजेंबल करते हैं? एनी वन पेरेंट को। तो मैं लिखता हूँ F1 जनरेशन रिजेंबल F1 जनरेशन रिजेंबल ओनली वन पेरेंट। ओनली वन पेरेंट। ठीक है। चलो, अब अपन को F2 जनरेशन लेकर आनी है। तो F2 जनरेशन लाने के लिए अपन F1 की सेल्फिंग कराते हैं। सेल्फिंग मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस में कैपिटल टी स्मॉल टी से करा रहा हूँ, इसको बोलेंगे अपन, ये होगी सेल्फिंग। ठीक है। अब वही क्रॉस आगे बढ़ाने के लिए बनाने पड़ेंगे गैमीट्स। अब देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो यहाँ पर दो तरह के गैमीट्स बन सकते हैं, है ना? एक गैमीट के अंदर मान लो कैपिटल टी एलील गया, तो दूसरे के अंदर स्मॉल टी एलील जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर एक गैमीट के अंदर अगर कैपिटल टी एलील गया है, कैपिटल टी एलील गया है, तो दूसरे गैमीट के अंदर जा सकता है स्मॉल टी एलील। ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। फर्टिलाइजेशन कराने के लिए, उसको दिखाने के लिए अपन एक ग्राफ बनाते हैं, एक बोर्ड बनाते हैं जिसे बोला जाता है चेकर बोर्ड, है ना? क्या इसे चेकर बोर्ड भी बोल सकते हैं, इसे प्यूनिट स्क्वायर भी बोल सकते हैं।
देखो पहला देखो कैपिटल टी, फिर दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर तीसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, और फोर्थ हो जाएगा स्मॉल टी। हमें पता है एक भी कैपिटल टी अगर आया तो अपने आप को एक्सप्रेस करता है और प्लांट टॉल आता है। तो फर्स्ट के अंदर तो दोनों कैपिटल टी हैं, दोनों डोमिनेंट एलील हैं, तो प्लांट टॉल होगा। सेकंड और थर्ड के अंदर भी एटलीस्ट एक कैपिटल टी है तो प्लांट टॉल होगा, लेकिन फोर्थ में एक भी कैपिटल टी नहीं है, दोनों स्मॉल टी हैं, मतलब कि प्लांट ड्वार्फ होगा। ठीक है, तो इस ग्राफ की हेल्प से अपन ने F2 जनरेशन बनाई। अच्छा पता है इस ग्राफ को कहा जाता है चेकर बोर्ड, या फिर इसी को बोल देते हैं प्यूनेट स्क्वायर। प्यूनेट स्क्वायर क्यों कहा? क्योंकि साइंटिस्ट प्यूनेट ने इसको डिस्कवर किया था। इसको डिस्कवर किया था आरसी पुनेट ने। अच्छा पता है प्यूनेट स्क्वायर बनाने से फायदा क्या होता है? प्यूनेट स्क्वायर बनाने से ये फायदा होता है कि हम ऑफस्प्रिंग की जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी काउंट कर सकते हैं। देख के बताओ यहाँ पर कैपिटल टी वाले कितने प्लांट्स हैं? एक प्लांट है, कितने में से? 4 में से, तो प्रोबेबिलिटी 1/4। परसेंटेज कितना हो गया? 1/4 इंटू 100 कर लो, 25%, है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने प्लांट्स हैं? 2 प्लांट, कितने में से? 4 में से, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/4, मतलब 1/2, परसेंटेज में 50%। और स्मॉल टी आने वाले प्लांट्स 1/4 मतलब कि 25%। तो मतलब 25% प्लांट टॉल, सॉरी 25% प्लांट प्योर टॉल है, 50% प्लांट इम्प्योर टॉल है, 25% प्लांट प्योर ड्वार्फ है। क्या प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज हम आसानी से कैलकुलेट कर पा रहे हैं इस ग्राफ को देख करके? तो चेकर बोर्ड बनाने का पर्पज ये होता है, पीनट स्क्वायर बनाने का पर्पज ये होता है टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉसिबल जीनोटाइप्स। ठीक है, तो याद रखना ये जो पीनट स्क्वायर है इसका पर्पज क्या होता है? इसका पर्पज होता है टू कैलकुलेट the possible genotypes in F2। ठीक है, चलो अब F2 जनरेशन के कुछ कंक्लूजन लिखते हैं अपन। तो कंक्लूजन्स ऑफ F2, देखो कंक्लूजन जब भी लिखेंगे तो सबसे पहले लिखते हैं अपन PR, फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो का मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल अपीयरेंस या फिर फिजिकल अपीयरेंस। F2 के अंदर अपने 4 प्लांट्स आए, ठीक है, 4 में से देखो 2 ही फिजिकल अपीयरेंस दिख रही है, या तो प्लांट टॉल या फिर ड्वार्फ है ना। तो टॉल कितने प्लांट्स हैं? 3 प्लांट्स, देखो कौन कौन से? एक ये रहा, एक मिनट, एक ये प्लांट टॉल है, एक ये प्लांट टॉल है, और एक ये प्लांट टॉल है। तो कितने प्लांट्स टॉल हैं? 3 आउट ऑफ 4। तो टॉल इज टू डॉर्फ के रेशियो में अपन लिखेंगे 3 प्लांट टॉल हैं आउट ऑफ 4। बच गया क्या? एक प्लांट डॉर्फ है आउट ऑफ 4। 4 से 4 काट दो तो रेशियो आ गया 3:1, 3:1। ये होगी इसकी फिनोटिपिक रेशियो। फिर बात करेंगे जीनोटिपिक रेशियो कि कितने तरह के जीनोटाइप्स हैं। देखो है ना, 3 तरह के जीनोटाइप्स हैं। कौन कौन से? एक कैपिटल टी दिख रहा है, 2 स्मॉल टी दिख रहे हैं, और एक स्मॉल टी दिख रहा है। तो लिखेंगे कैपिटल टी रेशियो स्मॉल टी। कैपिटल टी है 1 आउट ऑफ 4, कैपिटल टी स्मॉल टी है 2 आउट ऑफ 4, और स्मॉल टी है 1 आउट ऑफ 4। तो रेशियो आ गया 1:2:1। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो होता है 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, ये तो हो गई इसको फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो। अब चलो और बात करें। अगर मैं आपको बोलूँ बताओ प्योर टॉल प्लांट्स कितने हैं, तो बताओ प्योर टॉल प्लांट्स कितने दिख रहे हैं? प्योर टॉल का मतलब होमोजाइगस टॉल होना चाहिए। तो सिर्फ एक ही प्लांट दिख रहा है, ये वाला, यही प्योर टॉल है। कितने में से? 4 में से। तो प्योर टॉल हो गए 1/4। लेकिन अगर मैं बोल दूं बताओ इम्प्योर टॉल कितने हैं? इम्प्योर टॉल मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, हेट्रोजाइगस कंडीशन और टॉल है, मतलब 2/4। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं आपको प्योर इज टू इम्प्योर टॉल का, चलो रेशियो बताओ। प्योर इज टू इम्प्योर टॉल का रेशियो बताओ। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे? प्योर टॉल कितने हैं? 1/4। इम्प्योर टॉल कितने हैं? 2/4। तो रेशियो आ गया 1:2। 4 से 4 कट जाएगा नीचे वाला, तो 1:2 का रेशियो आ गया। अब लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दूं प्योर इज टू इम्प्योर प्लांट का रेशियो बताओ, मैं इम्प्योर टॉल नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्योर इज टू इम्प्योर प्लांट बोल रहा हूँ। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। देखो
मैंने प्योर इज टू इम्प्योर प्लांट की बात करी, टॉल और डॉर्फ की बात नहीं करी। तो सिर्फ प्योर काउंट करने हैं, होमोजाइगस कंडीशन काउंट करो। होमोजाइगस कंडीशन एक तो एक कैपिटल टी होमोजाइगस है और ये स्मॉल टी होमोजाइगस है। तो प्योर प्लांट्स कितने हुए? 2/4, है ना। अपन ने प्योर टॉल प्योर डॉर्फ की तो बात करी नहीं, सिर्फ प्योर बोला है, तो 2/4। और फिर जो बच गए वो इम्प्योर है, मतलब वो भी 2/4। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 2:2, मतलब 1:1। दो से दो एक एक बार कट जाएगा ना, 2 1 2, 2 1 2, तो 1:1। इतनी बात सभी को समझ में आई? चलो फिर आगे अपन बात करें। अब एक नोट की बात करते हैं बेटा। देखो, मैं एक नोट लिख रहा हूं आपके सामने। सेल्फ पॉलिनेशन इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी और क्रॉस पॉलिनेशन इंक्रीजेज हेटेरोजाइगोसिटी। हेटेरोजाइगोसिटी, सेल्फ पॉलिनेशन से होमोजाइगोसिटी बढ़ती है और क्रॉस पॉलिनेशन से हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ती है। इसको कैसे समझेंगे? चलो इसको प्रूव करते हैं। मैं एक टेबल बनाता हूँ आपके सामने। यहाँ पे मैंने लिखा जनरेशन, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं अपन पेरेंट जनरेशन, फिर लिखेंगे यहाँ पर F1 जनरेशन, फिर लिखेंगे F2 जनरेशन, फिर लिखेंगे F3 जनरेशन, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी मतलब सेम एलील होनी चाहिए, दोनों एलील सेम होने चाहिए, होमोजाइगोसिटी। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेटेरोजाइगोसिटी, ठीक है। चलो चेक करते हैं, चेक करें। पेरेंट जनरेशन को देखो, ये पेरेंट जनरेशन थी। पेरेंट जनरेशन के अंदर क्या दोनों प्लांट्स होमोजाइगस थे? ये होमोजाइगस टॉल था, ये होमोजाइगस ड्वार्फ था, ठीक है। तो मतलब मैं बोलूँ पेरेंट जनरेशन के अंदर बेटा, पेरेंट जनरेशन के अंदर होमोजाइगोसिटी 100% है, कोई हेटेरोजाइगस नहीं, मतलब हेटेरोजाइगोसिटी 0% है। अब F1 जनरेशन पे है, तो F1 जनरेशन पे अपन कैसे आए थे? क्या अपन ने दोनों पेरेंट्स का क्रॉस कराया था? तो F1 जनरेशन ऑब्टेन कैसे करते हैं? बाय क्रॉसिंग पेरेंट्स। पेरेंट्स के क्रॉस से क्या F1 जनरेशन आई थी? और बताओ F1 जनरेशन देख के बताओ, F1 जनरेशन के अंदर क्या सारे के सारे प्लांट्स टॉल थे लेकिन हेट्रोजाइगस टॉल थे? मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन थी, मतलब हेट्रोजाइगोसिटी तो कितनी थी? 100%। कोई भी प्लांट क्या होमोजाइगस था? नहीं, तो होमोजाइगोसिटी 0% थी। अब जब F2 जनरेशन पे आए, F2 जनरेशन बनी कैसे? बताओ। F1 की क्या अपन ने सेल्फिंग कराई थी? F1 का सेल्फ पोलिनेशन कराया था, तो बाई सेल्फिंग ऑफ F1, ठीक है। सेल्फिंग कराई F1 की। अब जब F1 की सेल्फिंग कराई थी, तो देखो तो F1 की सेल्फिंग से जो F2 बना था उसमें एक ये और एक ये, दो तो होमोजाइगस थे और दो ये हेट्रोजाइगस थे। मतलब जितने होमोजाइगस हैं उतने ही हेट्रोजाइगस हैं, तो जितनी होमोजाइगोसिटी उतनी ही हेट्रोजाइगोसिटी है। क्या होमोजाइगोसिटी 50% है और हेट्रोजाइगोसिटी 50% है? अच्छा, एक पैटर्न नोट करो तो, अपन जब बेटा F1 से F2 के अंदर गए, क्या ये जो होमोजाइगोसिटी है ये डिक्रीज हुई? हाँ, 50% डिक्रीज हो गई भी, है ना। और जितनी हेट्रोजाइगोसिटी डिक्रीज हुई, क्या उतनी ही होमोजाइगोसिटी बढ़ गई? बिल्कुल। ये 100 से 50 गया, मतलब 50% का डिक्रीज आया, और यही 50% का इंक्रीज यहाँ पर आ गया, तो ये 0 से 50 हो गया, तो ये इंक्रीज हो गया। इसका मतलब जब हमने क्या सेल्फिंग कराई, F2 कैसे बनाया था? सेल्फिंग करा के। जब सेल्फिंग कराई तो होमोजाइगोसिटी तो बढ़ी लेकिन हेट्रोजाइगोसिटी घटी, और जितनी हेट्रोजाइगोसिटी घटती है उतनी ही होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। तो अब F3 बनाते हैं, चलो। तो F3 बनाने के लिए क्या करेंगे? वही सेल्फिंग करेंगे, किसकी? F2 की। तो बाई सेल्फिंग ऑफ F2, F2 की सेल्फिंग कराएंगे। तो अब बस, अब अपन को करा के नहीं देखनी, सिंपल वही। जब F2 की सेल्फिंग कराऊंगा तो बताओ हेट्रोजाइगोसिटी कम होगी, आधी हो जाएगी वापस से। 50 का आधा कितना हो गया? 25। और मैंने बोला जितना ये कम होता है उतना ही होमोजाइगोसिटी बढ़ जाता है, तो ये 25% अगर कम हुआ तो होमोजाइगोसिटी 25% बढ़ गया। तो 50 प्लस 25 कितना हो गया? 75%। क्या बात समझ में आई? चलो, अब अगर मैं F4 जनरेशन की बात करूं, तो F4 कैसे ऑप्टेन होगी? बाई सेल्फिंग ऑफ F3 की सेल्फिंग करा देंगे तो F4 बन जाएगी। तो F4 बनाने के लिए वही जो हेट्रोजाइगोसिटी वो आधी होगी, 25 का आधा कितना होता है?
12.5 12.5, और जितना ये कम हुआ उतना ही ये बढ़ जाएगा। तो 75 में 12.5 जोड़ो 87.5%। इसका मतलब हम जैसे 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 सेल्फ पोलिनेशन सेल्फी कराते जाते हैं, क्या होमोजाइगोसिटी बढ़ती चली जाती है, लेकिन हेट्रोजाइगोसिटी कम होती चली जाती है। फिर बात आती है हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ाने का, क्या हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें करना पड़ेगा क्रॉस पोलिनेशन। क्या करना पड़ेगा? क्रॉस पोलिनेशन। देखो पहले वाले में देखो, F1 क्रॉस पोलिनेशन से बना था, है ना? F1 क्रॉसिंग से बना था, क्रॉस पोलिनेशन से बना था, तो हेट्रोजाइगोसिटी ज्यादा थी, होमोजाइगोसिटी जीरो थी। समझ गए? तो ये याद रखना, सेल्फ पोलिनेशन से होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, क्रॉस पोलिनेशन से हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ती है। ठीक है, ये अपन ने टेबल समझ ली। अब अपन बात करते हैं कंक्लूजन्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की कंक्लूजन की बात करें, मतलब मेंडल ने अपने क्रॉस का क्या कंक्लूजन निकाला, इसी को बोलते हैं अपन पोस्टुलेट। तो कंक्लूजन्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सबसे कंक्लूजन बोल लो या फिर से बोल लो पोस्टुलेट, बात एक ही है। इसे बोल देता हूं मैं पोस्टुलेट, मतलब मेंडल ने क्या निष्कर्ष निकाले थे। ठीक है, पोस्टुलेट नंबर 1 सबसे पहला था पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर, आपके एनसीईआरटी ने नहीं लिख रखा है ये, लेकिन ये पोस्टुलेट जब समझोगे तभी लो समझ में आएगा। पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, ठीक है। और दूसरा था मेंडल का पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन। पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा, अब पता है पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर के साथ ही अपन जब जोड़ देते हैं ना, पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, ठीक है, इसी के साथ जब मैं जोड़ देता हूं पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस, पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस, तो दोनों मिला करके बन जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, और पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन से बनता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो पहली बात बच्चों याद रखना, मेंडल ने लॉ नहीं दिए थे, मेंडल ने तो पोस्टुलेट दिए थे। लॉ और पोस्टुलेट में फर्क होता है। पोस्टुलेट मतलब आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसका एक कंक्लूजन निकाला, वो पोस्टुलेट है। अब अगर वही सिमिलर एक्सपेरिमेंट, वही कंक्लूजन आप डिफरेंट साइंटिस्ट मिलकर के डिफरेंट प्लांट्स पे वर्क परफॉर्म करें और वही कंक्लूजन सभी प्लांट्स के अंदर आए, मतलब वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो गया, तो उसको अपन लॉ बोलेंगे। तो मेंडल ने तो पोस्टुलेट दिए थे, उसको लॉ बाद में बनाया गया। ठीक है, तो मेंडल के दो पोस्टुलेट थे, पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर और पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन। अब जब इस पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर में पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस जोड़ा गया तो बन गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, और पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन से बना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो क्लियर रखना, मेंडल ने एक्चुअली लॉ नहीं दिए थे, मेंडल ने तो पोस्टुलेट दिए थे। ठीक है, लॉ तो बाद में बने। ठीक है, चलो अब इसके बाद में अब एक एक करके दोनों लॉज को पढ़ते हैं। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बन जाता है, बताओ कौन कौन से लॉज बेस्ड होते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे? दो लॉ बेस्ड होते हैं, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर अपन बोलते हैं मेंडल का मतलब कि बोलते हैं कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। कि कोई भी कैरेक्टर कंट्रोल होती है डिस्क्रीट यूनिट फैक्टर से। डिस्क्रीट का मतलब इंडिपेंडेंट यूनिट फैक्टर से। ठीक है, फिर सेकंड होता है फैक्टर अकर इन पेयर, कि ये फैक्टर पेयर में होते हैं। फैक्टर अकर्स इन पेयर, जैसे कि कैपिटल टी पेयर में है, कैपिटल टी पेयर में है, स्मॉल टी ये भी पेयर में है। तो फैक्टर हमेशा पेयर में होते हैं, फैक्टर हमेशा डिस्क्रीट होते हैं। डिस्क्रीट मतलब इंडिपेंडेंट, ये वाला स्मॉल टी इस स्मॉल टी पे डिपेंड नहीं कर रहा दूसरे वाले पे, उसी तरह से ये कैपिटल टी दूसरे कैपिटल टी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, और यही कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर्स को। ठीक है, अब अब बेटा अपन ने बात करी कि फैक्टर अकरिंग पेयर। ठीक है, अब थर्ड होता है, थर्ड पॉइंट है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, कि इन केस ऑफ डिसिमिलर यूनिट फैक्टर्स,
dissimilar unit factors. In case of dissimilar unit factors, one express itself, one express, जो एक्सप्रेस करता है उसे बोलते हैं डोमिनेंट, और जो फेल कर जाता है, फेल टू एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अपने आप को, उसे बोलते हैं रिसेसिव। मतलब समझो, डिसिमिलर यूनिट फैक्टर के केस में, डिसिमिलर मतलब दोनों एलिल्स अलग अलग है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी की बात हो रही है ना, क्योंकि स्मॉल टी और कैपिटल टी तो सिमिलर यूनिट फैक्टर है। अपन बात कर रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी की। कैपिटल टी स्मॉल टी के अंदर एक यूनिट फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, दूसरा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जो एक्सप्रेस करता है उसे डोमिनेंट बोलते हैं। बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी में अभी अपन ने पढ़ा था, कैपिटल टी स्मॉल टी से टॉल प्लांट बनते हैं, और टॉलनेस कैपिटल टी लेकर के आता है। इसका मतलब कैपिटल टी तो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन स्मॉल टी नहीं कर पा रहा है, तो कैपिटल टी तो क्या हो गया, डोमिनेंट, जबकि स्मॉल टी क्या हो गया, रिसेसिव। समझ गए, ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। अच्छा, अब क्या ये लॉ यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह एप्लीकेबल है? हम ये बोलते हैं सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग प्लांट के अंदर लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा जाता है, लेकिन सभी में वो जरूरी नहीं है, एक्सेप्शंस हैं इसके। कौन कौन से एक्सेप्शन? एक्सेप्शन हो गया पहला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आगे चलकर अच्छे से पढ़ना ही है, बस अभी तो इसका बेसिक समझो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिस्कवर किया था कार्ल कॉरेंस ने मिराबिलिस जलापा प्लांट के अंदर। मिराबिलिस के अंदर क्या होता है, तीन तरह के फ्लावर आते हैं, है ना, रेड, व्हाइट और पिंक फ्लावर। रेड फ्लावर का जीनोटाइप होता है कैपिटल आर, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल आर जीनोटाइप होता है, और कैपिटल आर डोमिनेंट होता है। और व्हाइट फ्लावर का जीनोटाइप होता है स्मॉल आर। तो ये रेड फ्लावर वाला प्लांट है, ये व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट है। जब इन दोनों को क्रॉस कराया जाता है तो जीनोटाइप आता है कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बोला था कैपिटल आर स्मॉल आर पे डोमिनेंट है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बताओ सोच करके, कैपिटल आर स्मॉल आर, अगर मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ फॉलो हो रहा है तो कलर कैसा आना चाहिए, रेड की व्हाइट? अरे रेड कलर आना चाहिए, क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट बताया मैंने। लेकिन यहाँ पर ना तो रेड कलर आता है ना व्हाइट कलर आता है, यहाँ पर तो कलर पिंक आता है। इसका मतलब यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं हो रहा है। कैपिटल आर स्मॉल आर पे डोमिनेंट तो है, लेकिन पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है। इस वजह से पूरा रेड कलर नहीं आ पाया, है ना, पिंक कलर पे आके रह गया, शेड कम हो गई ना। तो हम बोलते हैं कैपिटल आर इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, इसलिए इसको बोला एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझ गए, इसकी बात और आगे अच्छे से करेंगे। सेकंड आता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस ये देखने को मिलता है बेटा ह्यूमन के अंदर ए बी ब्लड ग्रुपिंग के अंदर। देखो ह्यूमन के अंदर जो ब्लड ग्रुप होता है ना, ए बी ब्लड ग्रुप, उसके लिए दो एलील्स होती हैं, आई ए और आई बी एलील, ठीक है। अच्छा, अब इस केस के अंदर देखो, ये दोनों एलील्स बराबर डोमिनेंट होती हैं, मतलब जितनी डोमिनेंसी आई ए की है उतनी डोमिनेंसी आई बी की है, दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करती हैं। इस वजह से ब्लड ग्रुप आ जाता है ए बी ब्लड ग्रुप। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अब अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा होता, लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा होता तो दोनों में से कोई एक एलील पूरी तरह से डोमिनेंट होता, लेकिन यहाँ पर कोई भी एलील पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है, दोनों इक्वली डोमिनेंट है, तो दोनों ने बराबर एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी एक्सेप्शन हो गया और कोडोमिनेंस भी एक्सेप्शन हो गया। अब आते हैं अपन थर्ड लॉ की, अब आते हैं अपन सेकंड लॉ पे, जो कि है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस चीज पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन दो चीजों पे बेस्ड है। सबसे पहला, एलील डू नॉट ब्लेंड, कि एलील की ब्लेंडिंग नहीं होती, कि एलील, कोई भी एलील ब्लेंड नहीं करता। ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी के साथ ब्लेंड कर जाए, जुड़ जाए और मान लो टी डैश बना ले, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ जुड़ करके टी डबल डैश बना ले, ऐसा कुछ नहीं होता, कभी ब्लेंडिंग नहीं होती, ठीक है। तो इस चीज पे बेस्ड है ये, ठीक। पहला तो बेसिस ये है। दूसरा दूसरा बेसिस ये है कि बोथ पेरेंटल करेक्टर रिकवर इन F2 generation, both parental character recover in F2
जनरेशन, ये होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक और नाम होता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स। इसी को बोल सकते हैं अपन लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स। मतलब क्या, जब गेमीट का फॉर्मेशन होता है ना बेटा, तो गेमीट का फॉर्मेशन होता है तो एक जीन का एक ही लील गेमीट में जाता है। जैसे मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी था, ठीक है, ये जीनोटाइप था। अब जब गेमीट का फॉर्मेशन होगा तो दो तरह के गेमीट बनेंगे, एक गेमीट में कैपिटल टी जा सकता है और दूसरे गेमीट में स्मॉल टी। तो बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी तो इम्प्योर कंडीशन थी, ठीक है, लेकिन जब गैमीट का फॉर्मेशन हुआ तो एक जीन का एक ही एलील गैमीट में गया, तो ये वाला गैमीट क्या कैपिटल टी के लिए प्योर है? बिल्कुल। और ये वाला गैमीट स्मॉल टी के लिए प्योर है। मतलब गैमीट हमेशा प्योर बनते हैं, एक जीन का एक ही एलील गैमीट के अंदर ट्रांसफर होता है, कभी भी ब्लेंडिंग नहीं होती। अगर ब्लेंडिंग हो जाती तो कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मिक्स हो जाता, टी डैश बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कैपिटल टी अलग स्मॉल टी अलग गया। समझ गए? और क्योंकि ब्लेंडिंग नहीं हुई, इसी वजह से तो दोनों पेरेंटल कैरेक्टर F2 के अंदर रिकवर हो गए। चलो देखो इधर देखो, जब अपना F2 जनरेशन बना था, तो F2 जनरेशन के अंदर बताओ, टॉल प्लांट भी बने थे और ड्वार्फ प्लांट भी बने थे, है ना? मतलब दोनों पेरेंटल कैरेक्टर आ गए, टॉल और ड्वार्फ। अगर मिक्सिंग हो जाती, मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मिक्स कर जाता, तो क्या दोनों पेरेंटल कैरेक्टर कभी रिकवर हो पाते? नहीं, पॉसिबल ही नहीं था। कैपिटल टी स्मॉल टी बनाकर जुड़ करके मान लो टी डैश बना देता, है ना? मान लो टी डैश बना ली, तो दोनों कैरेक्टर कैसे रिकवर होते? लेकिन दोनों सेपरेट थे, दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग थे, गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों अलग अलग गए, प्योरिटी गैमीट के अंदर प्योरिटी हुई, इस वजह से दोनों कैरेक्टर रिकवर हो गए। यहाँ तक बात समझ में आई? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का वैसे तो कोई एक्सेप्शन नहीं है ना, नियरली यूनिवर्सल है ये, इसको अपन बोल सकते हैं कि नियरली यूनिवर्सल है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन हो सकता है ना। तो अगर मैं लिखूं, इसका एक पॉसिबल एक्सेप्शन क्या है, लेकिन वो बहुत रेयर केस में होता है। नॉन डिस्जंक्शन। क्या है? नॉन डिस्जंक्शन। नॉन डिस्जंक्शन इसका एक पॉसिबल एक्सेप्शन हो सकता है। अब नॉन डिस्जंक्शन होता क्या है वो समझते हैं। देखो देखो, मैं पहले नॉर्मल केस बना रहा हूँ, ये नॉर्मल केस करना है मैंने। यहाँ पर मान लो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, यहाँ पर कैपिटल टी एलील था, यहाँ पर स्मॉल टी एलील था, ठीक है। गैमीट फॉर्मेशन हुआ तो एक जीन का एक एलील जाएगा, मतलब यहाँ पर कैपिटल टी चला गया और यहाँ पर स्मॉल टी चला गया, ठीक है। ये तो नॉर्मल कंडीशन हुआ, इसे बोलते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब सेपरेशन होना, पता है ना आपको, आपने पढ़ा होगा एनाफेज के अंदर सेपरेशन होता है ना। फिर अब अगर मान लो कुछ कंडीशन ऐसी बन जाए कि जब सेपरेशन हो रहा हो, एनाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर की हेल्प से आधे क्रोमोसोम ऊपर आधे क्रोमोसोम नीचे जाते हैं, फिर दो सेल्स बन जाती हैं। अब मैं बोल रहा हूँ, मान लो कुछ ऐसी कंडीशन हो कि ये दोनों क्रोमोसोम सेपरेट ही ना हो पाए। अब दोनों क्रोमोसोम सेपरेट ही नहीं हो गए तो एक एलील में दोनों क्रोमोसोम, सॉरी, एक गैमीट के अंदर दोनों क्रोमोसोम चले गए, कैपिटल टी और क्रोमोसोम पे बैठे हुए जीन भी चले गए। अब जब क्रोमोसोम जा रहा है तो क्रोमोसोम पे बैठा हुआ जीन भी जाएगा, तो मतलब कैपिटल टी एलील भी चला गया और स्मॉल टी एलील भी चला गया। अरे सही बात है, और दूसरा गैमीट खाली रह गया। तो इस कंडीशन को बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन, कि भाई सेपरेट नहीं हो पाए, और सेपरेट नहीं हो पाए इस वजह से एक गैमीट खाली रह गया। तो ये एबनॉर्मल कंडीशन। और बताओ एबनॉर्मल कंडीशन से क्या होगा? एबनॉर्मल कंडीशन से बीमारियां होंगी, डिफॉर्मिटीज होंगी, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सुना नहीं, एक क्रोमोसोम किसी में ज्यादा हो गया, एक क्रोमोसोम किसी में कम हो गया, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट क्लास में इसकी क्वेश्चंस कर लेंगे।